बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बेटे, हमेशा की तरह यही उम्मीद रखता हूँ कि आप लोग घर बैठ के बहुत ज़्यादा स्टडी कर रहे होंगे और आप सब बच्चों को पता है कि पेपर तो आपका ई-कैट का टेस्ट तो होना ही होना है और बहुत कम टाइम उसके लिए रह गया है। तो मैं हर लेक्चर में कोशिश ये करता हूँ कि आपके पहले माइंड में चीज़ रखूँ कि पास पेपर्स को लाजमी रिवाइज़ करें। जो आप लोगों के 3 FLPs हमने डिस्कस करने हैं उसमें भी पास पेपर के मैक्सिमम MCQ स्पेशली 3rd FLP में ऐड किए गए हैं ताकि आप बच्चों को आइडिया हो जाए कि किस किस तरह के MCQs आते हैं पेपर में। वैसे मैंने अपने रेगुलर लेक्चर में भी मैक्सिमम MCQ जो है वो कोशिश की है पास पेपर के रखूँ और आप बच्चों को उसकी प्रैक्टिस करवाऊँ। स्टार्ट करते हैं प्रॉपरली आज का फंगैट 2020 का लास्ट लेक्चर जो कि न्यूक्लियर फिजिक्स के ऊपर है कि न्यूक्लियर फिजिक्स क्या होती है या न्यूक्लियर फिजिक्स का क्या कॉन्सेप्ट है। देखिए, न्यूक्लियर फिजिक्स क्या है या न्यूक्लियर फिजिक्स में आप क्या चीज़ें पढ़ते हैं। आप सब बच्चों को पता है कि एक फिजिक्स की ऐसी ब्रांच जो कि एटम के मेन पार्ट जिसको आप न्यूक्लियर कहते हैं, न्यूक्लियस को डिस्कस करती है, उस ब्रांच को आप न्यूक्लियर फिजिक्स कहते हैं जो कि इसका सेंट्रल पार्ट है। तो ये जनरल सी बातें आप सबको पता है कि एक ऐसी ब्रांच जो कि सेंट्रल पार्ट न्यूक्लियस को डिस्कस करती है, दैट इज न्यूक्लियर फिजिक्स। अब न्यूक्लियर फिजिक्स में बहुत सी चीज़ें हैं जो आप बच्चों ने पढ़नी है। ये मैं समझता हूँ इस पूरे फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर में सबसे लेंथी जो चैप्टर है वो न्यूक्लियर फिजिक्स है। सबसे ज़्यादा लेंथी चैप्टर जो है वो न्यूक्लियर फिजिक्स का है। न्यूक्लियर फिजिक्स में कुछ जनरल चीज़ें हैं, जैसे सबसे पहले स्टार्ट होता है ये एटॉमिक नंबर से। अब एटॉमिक नंबर क्या होता है या एटॉमिक नंबर का क्या कॉन्सेप्ट है। देखें, एटॉमिक नंबर का मतलब होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के बारे में डिस्कस करना, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स का बताना। इसको आप चार्ज नंबर भी कहते हैं। एटॉमिक नंबर के लिए आप वर्ड चार्ज नंबर भी यूज करते हैं। कोई भी आपके पास एक एलिमेंट है, सपोज X इज एलिमेंट, इसका बच्चों ये आपके पास एटॉमिक मास, ये एटॉमिक नंबर, ये जो Z है ये इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका है जिसको आप एटॉमिक नंबर बोलते हैं या एटॉमिक नंबर कहते हैं। Z इज एटॉमिक नंबर। तो बेटे, जो भी किसी भी एटम के अंदर जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स मौजूद हैं उसके लिए आप वर्ड यूज करते हैं, दैट इज एटॉमिक नंबर। उसको आप उसका एटॉमिक नंबर कहते हैं। सेकेंड है हमारे पास एटॉमिक मास। एटॉमिक मास क्या होता है या एटॉमिक मास का क्या कॉन्सेप्ट है। देखिए, एटॉमिक मास आप सिंपली दो चीजों के सम को बोलते हैं। आप अगर आप नंबर ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को ऐड करें, पहली बात तो ये कि एटॉमिक मास के लिए आप दो वर्ड यूज करते हैं। इसको आप न्यूक्लियॉन नंबर भी कहते हैं। न्यूक्लियॉन नंबर का भी वर्ड यूज करते हैं आप एटॉमिक मास के लिए। एटॉमिक मास को आप सिंपली ए से रिप्रेजेंट करते हैं और ये दो चीजों के सम के इक्वल होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। अगर आपने कभी भी एटॉमिक मास निकालना है तो नंबर ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को ऐड करेंगे तो आपके पास एटॉमिक मास आ जाएगा। यहां से ये बहुत ही मेन फार्मूला है। यहां से आपको इस बात का आइडिया होता है कि अगर आपने कभी नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकालने हैं तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आप कैसे निकालेंगे। एटॉमिक मास में से ये एटॉमिक नंबर इधर प्लस के इधर आगे माइनस हो जाएगा। एटॉमिक मास में से एटॉमिक नंबर को माइनस कर देंगे, आपके पास नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आ जाएंगे। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स देखें निकालना कितना आसान है कि सिंपली एटॉमिक मास में से एटॉमिक नंबर को माइनस कर दें। कोई भी आपको एलिमेंट गिवन है जो उसका एटॉमिक मास है और जो उसका एटॉमिक नंबर है, एटॉमिक मास में से एटॉमिक नंबर को आप जब माइनस करेंगे, दैट डिफरेंस गिव यू नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। तो कभी भी आपको कोई MCQ आए और आपको वो कहे कि आप नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकालें, तो सबसे आसान तरीका कि जो एटॉमिक मास गिवन है उसमें से एटॉमिक नंबर को माइनस करवा देना, बेटे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आ जाएंगे। ये सबसे आसान तरीका है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स को फाइंड आउट करने का। नेक्स्ट है हमारे पास कि आइसोटॉप्स क्या होते हैं या आइसोटॉप्स का क्या कॉन्सेप्ट है। देखिए, आइसोटॉप्स के सब बच्चों को 9th लेवल भी पता होता है कि आइसोटॉप्स जो है वो सेम एटॉमिक चार्ज और डिफरेंट सेम एटॉमिक नंबर और डिफरेंट एटॉमिक मास वाले जो एलिमेंट होते हैं उसको आप आइसोटॉप बोलते हैं। आप सिंपली आइसोटॉप को ये कहते हैं कि वो सारे के सारे एलिमेंट जिनका सेम एटॉमिक नंबर है, सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक मास। अगर तो एटॉमिक नंबर सेम है और एटॉमिक मास डिफरेंट है, उसके लिए आप वर्ड यूज करते हैं आइसोटॉप। आप हाइड्रोजन की एग्जांपल लेते हैं। हाइड्रोजन में आपको पता है 3 तरह के आइसोटॉप्स हैं। एक आपके पास प्रोटियम, सेकेंडली आपके पास ड्यूट्रियम और थर्ड आपके पास ट्रिटियम। तो 3 तरह के आप आइसोटॉप्स लेते हैं हाइड्रोजन के।
अच्छा, आइसोटोप्स के बाद भी दो कैटेगरीज हैं जो अक्सर बच्चों को नहीं पता होती। एक आपको पता है इसमें होते हैं जिसको आप कहते हैं आइसोबार्स। आइसोबार्स क्या होते हैं? आइसोबार्स आप सिंपली ये कह सकते हैं कि वो सारे के सारे एलिमेंट जिनका एटॉमिक मास सेम है और एटॉमिक नंबर डिफरेंट है, मतलब आइसोटॉप का बिल्कुल ऑपोजिट होंगे आइसोबार्स। आइसोबार्स में आप सिंपली कहते हैं कि वो सारे के सारे एलिमेंट जिनका सेम एटॉमिक मास है और डिफरेंट एटॉमिक नंबर है, तो वो सारे के सारे एलिमेंट जिनका एटॉमिक मास सेम है, एटॉमिक नंबर डिफरेंट है, दैट आर नोन एज आइसोबार्स। देयर आर मेनी एग्जांपल्स, जैसे भी मेरे माइंड में ये आ रही है कार्बन की और नाइट्रोजन की। कार्बन 14, नाइट्रोजन 14, ये अगर आप देखते हैं इस केस में इन दोनों का जो एटॉमिक मास है वो सेम है, एटॉमिक नंबर डिफरेंट है, दैट आर आइसोबार्स। इसको आप आइसोबार्स कहते हैं। और एक और होते हैं जिनको आप आइसोटोन्स कहते हैं। ये इस कोर्स में तो नहीं लिखा हुआ लेकिन आपको पता होना चाहिए। आइसोटोन्स वो होते हैं बेटे जिनका हमेशा न्यूट्रॉन नंबर सेम होता है। आप कहते हैं कि वो सारे के सारे एलिमेंट जिनके नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम है, दैट आर आइसोटोन्स। आप उनके लिए वर्ड यूज करते हैं आइसोटोन्स। तो ये जनरल बातें हैं जिनसे मैंने इस लेक्चर को स्टार्ट किया। हमारा फर्स्ट मेन टॉपिक दैट इज मास स्पेक्ट्रोग्राफ। के मास स्पेक्ट्रोग्राफ क्या होता है? अब देखिए, मास स्पेक्ट्रोग्राफ एक ऐसी टेक्निक है जो कि सब बच्चों ने ही पढ़ी होती है, जो मुझे लगता है कि सब बच्चों ने केमिस्ट्री में भी पढ़ी है और बच्चों को आती भी होती है। मास स्पेक्ट्रोग्राफ में आप क्या करते हैं, आपको टीचर्स ये बताते थे कि अगर आपके पास डिफरेंट आइसोटॉप्स हैं और आपने उनको सेपरेट करना है, अगर आप डिफरेंट आइसोटॉप्स को सेपरेट करना चाहते हैं तो आप उसके लिए जो टेक्निक यूज करते हैं उसको आप बोलते हैं बेटे मास स्पेक्ट्रोग्राफ। आप वैसे तो आइसोटॉप्स को आप नहीं देख सकते, आपके लिए देखना मुश्किल है, तो आप सेपरेट कैसे करेंगे? तो इसका मतलब यह है कि जब आपने डिफरेंट आइसोटॉप्स को ऑन द बेसिस ऑफ देयर मैसेज आपने सेपरेट करना होता है, आप क्या यूज करते हैं? मास स्पेक्ट्रोग्राफ। मास स्पेक्ट्रोग्राफ में आपको टीचर्स ये बताते थे, आप सबको पता होगा कि आपके पास यहां पे एक आयनिक सोर्स है और लास्ट में आपने डिटेक्टर लगाया हुआ है। ये आपके पास एक आयनिक सोर्स और यहां पे आपने एक डिटेक्टर लगाया हुआ है, ठीक है। उसके बाद आप क्या करते हैं कि आयनिक सोर्स को आप आयोनाइज करवाते हैं, इससे पार्टिकल्स जाते हैं और ये स्लिट में से पास होते हैं। आपके पास एक स्लिट है जो आपने लगाई हुई है यहाँ पे आप पोटेंशियल दे देते हैं, एक हाई पोटेंशियल, एक लो पोटेंशियल। तो आप एक आयनिक सोर्स को जब आप पोटेंशियल प्रोवाइड करते हैं, पोटेंशियल प्रोवाइड करने की वजह से वो पार्टिकल एक्साइट होते हैं, यहां से पास होते हैं, आगे स्लिट है, स्लिट में से गुजरने के बाद ये अगला जो पार्ट है ये हमने मैग्नेटिक फील्ड को एडजस्ट किया हुआ है। मैग्नेटिक फील्ड को ऐसे एडजस्ट किया, देखिए डॉट से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। क्रॉस का मतलब होता है इनटू द पेपर, डॉट का मतलब है आउट ऑफ द पेपर। मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ है, आपकी तरफ, तो आपकी तरफ है मैग्नेटिक फील्ड, कि मैग्नेटिक फील्ड आउट ऑफ द पेपर है। तो पार्टिकल्स जो है वो डिफरेंट वे से देखें बेंट हो रहे हैं, कुछ यहां से बेंट इस तरह का पाथ बना रहे हैं, कुछ इस तरह का पाथ बना रहे हैं। आपको टीचर्स ये यहाँ पे कहते थे कि मैग्नेटिक फील्ड जो है वो फोर्स लगा रही है, जिसको आप बोलते हैं मैग्नेटिक फोर्स। तो टीचर्स आपको वहां पे एक ये क्वेश्चन करवाते थे कि मैग्नेटिक फोर्स जो है वो इक्वल है BeV के। इसको आप इक्वेशन 1 बनाते थे। और चूंकि पार्टिकल्स का पाथ सर्कल बन रहा है, सर्कुलर पाथ बन रहा है, तो सर्कुलर पाथ के केस में आप बच्चों को पता है कि फोर्स लग रही होती है सेंट्रीपिटल फोर्स, जो कि mv²/r के इक्वल होती है। तो मैंने दो तरह की क्वेश्चंस बना ली, एक मेरे पास F = BeV जो कि मैग्नेटिक फोर्स का फार्मूला है, और एक मेरे पास सेंट्रीपिटल फोर्स mv²/r। अगर मैं यहां पे इन दोनों को कंपेयर करता हूं, अगर देखिएगा जरा, मैं अगर कंपैरिजन मेथड यूज करता हूं, कंपेयर करता हूं इक्वेशन 1 और 2 को, तो ये मेरे पास होगा BeV = mv²/r। मैंने सिंपली इन दोनों को इक्वेट किया और मैं यहां तक पहुंच गया। अगर मैं यहां से मास की वैल्यू निकालता हूं, आप सिंपली इस इक्वेशन के केस में अगर मास की वैल्यू निकालते हैं तो ये आपके पास आती है ER²/2V × B²। अब ये बड़ी मेन चीज है, देखिएगा जरा, इसी फॉर्मूला में से मैंने मास की वैल्यू निकाल ली, कैलकुलेशन की, तो मेरे पास ये वैल्यू आई। आपको कभी भी कोई भी एमसीक्यू मास स्पेक्ट्रोग्राफ से रिलेटेड अगर आए, किसी भी लेवल का एमसीक्यू हो, बेटे ये आपको मास का फार्मूला याद रहना चाहिए। अगर आपको ये मास का फार्मूला याद है, ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप कभी गलती करें। इस फार्मूले में देखिए कंक्लूजन क्या है, ये फार्मूला बता रहा है कि मास जो है वो B² के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, अगर मैं बाकी सारे पैरामीटर्स को कांस्टेंट रखता हूं तो m इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू B²। इसका मतलब जितना मैग्नेटिक फील्ड
का मैग्नीट्यूड ज़्यादा होगा, मास का इफेक्ट भी ज़्यादा होगा, जितना मैग्नीट्यूड कम होगा मास का इफेक्ट भी कम होगा। ये फार्मूला आप सिर्फ तब यूज़ कर सकते हैं जब आप बाकी सारे पैरामीटर्स को कांस्टेंट रखें। अगर बाकी पैरामीटर्स कांस्टेंट नहीं होंगे तो आप ये फार्मूला यूज़ नहीं कर सकते। तो ये देखिए, अगर मैं यहाँ से रेशो बनाता हूँ तो ये मेरे पास आएगी m1/m2 इज इक्वल टू b1/2/b2। तो आपको एक्चुअली नो डाउट ये चैप्टर लेंथी है, इस चैप्टर में बहुत सी चीजें हैं, बहुत से टॉपिक है करने वाले, लेकिन आपको इस केस में ये याद रखना है कि इसका जो फाइनल एक्सप्रेशन है मास स्पेक्ट्रोग्राफ का, इस फार्मूला में m और b स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। आपको कभी खुद देखें, आपको अगर e की वैल्यू तो कांस्टेंट है, e आपको पता है इसकी वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻⁹ ये फिक्स होती है वैल्यू कॉलम, ठीक है। उसके बाद R की अगर आपको वैल्यू दी हो, B की वैल्यू गिवन हो, पोटेंशियल का आपको बताया हो, मेरा ख्याल है आप इजीली ये सारी वैल्यूज निकाल सकते हैं। उसके बाद अगर आप यहां से V की वैल्यू निकालते हैं, या आपको वेलोसिटी का फार्मूला जो आपने पहले भी पढ़ा है कि V की वैल्यू होती है √2VE/m, ये भी आपने फार्मूला याद रखना है। ये वो फार्मूला है जो हमने बार बार पढ़ा है, E/m वैल्यू में भी हमने पढ़ा था, इस बुक में ये फार्मूला 3 जगह पे यूज हुआ है। यहाँ पे V जो है ये वेलोसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है, V इज वेलोसिटी, और उसके बाद ये जो कैपिटल V है ये पोटेंशियल को रिप्रेजेंट कर रहा है, कैपिटल V इज पोटेंशियल। तो ये मास स्पेक्ट्रोग्राफ में सारी चीजें हैं जो कि आपको 100% पता होनी चाहिए, आपको याद होनी चाहिए कि इसमें क्या क्या चीजें आ सकती हैं। जी बेटे, नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज मास डिफेक्ट, कि मास डिफेक्ट क्या होता है। इस चैप्टर में कम से कम कुछ 6 से 7 ऐसे टॉपिक हैं, या कम से कम 5 ऐसे टॉपिक हैं जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंपॉर्टेंट हैं। जैसे इसमें हाफ लाइफ आएगा, न्यूक्लियर ट्रांसमुटेशन आएगा, मास डिफेक्ट और बाइंडिंग एनर्जी भी है ग्राफ के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। ये वो टॉपिक्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट, लास्ट में क्वार्क, एंटी क्वार्क, ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में से हैं। बेटे मास डिफेक्ट क्या होता है? देखिए, ये आप पहली बात तो ये कि मास डिफेक्ट का जब टॉपिक डिस्कवर हुआ था तो ये एक बड़ा अनप्रिडिक्टेबल सा टॉपिक था। मास डिफेक्ट क्या हमारे पास, हम सिंपली इसको कहते हैं कि मास ऑफ द न्यूक्लियस, mass of the nucleus is less than its constituent particles called nucleons, जो कि प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन का सम है। देखिए, मास डिफेक्ट का आपको पता है कि जो न्यूक्लियस का मास है वो अपने कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल से कम होता है। ये एक बड़ी सरप्राइजिंग चीज है कि न्यूक्लियस के अंदर पार्टिकल्स हैं, ऐसे ही जैसे फुटबॉल है, फुटबॉल के अंदर पार्टिकल्स हैं, और मैं आपसे पूछूं कि बेटे किसका मास ज्यादा है, तो आप यही कहेंगे सर फुटबॉल का मास ज्यादा है, क्योंकि फुटबॉल के अंदर बाकी पार्टिकल्स हैं। लेकिन अगर मैं कहता हूं कि बेटे फुटबॉल का मास कम है, उसके अंदर पार्टिकल्स का मास ज्यादा है, तो आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि इज इट लॉजिकल, ऐसा कैसे हो सकता है। तो यही मास डिफेक्ट है कि आइंस्टाइन ने इसको एक्सप्लेन किया था प्रॉपर्ली। मास डिफेक्ट ये कहता है कि न्यूक्लियस का मास कम है, जस्ट लाइक फुटबॉल, और न्यूक्लियस के अंदर जो पार्टिकल्स हैं जिसको आप न्यूक्लियॉन्स कहते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, उनका मास ज्यादा है। तो पहले तो इसकी इक्वेशन को आप डिस्कस करें, फिर इसकी रीजन भी हम देखते हैं कि अकॉर्डिंग टू न्यूटन, अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन, उसने क्या एक्सप्लेनेशन दी। पहले तो सिंपली ये है कि मास डिफेक्ट का मतलब ये है कि न्यूक्लियस का मास कम है और उसके अंदर जो ज़र्रात मौजूद है उनका मास ज्यादा है। दैट टर्म इज नोन एज मास डिफेक्ट। मास डिफेक्ट को आप डेल्टा एम से रिप्रेजेंट करते हैं और इसका फार्मूला होता है ZMP। MP का मतलब मास ऑफ प्रोटॉन और Z का मतलब होता है चार्ज। जाहिर है अगर चार्ज 1 है तो Z की वैल्यू 1 होगी, चार्ज 2 है तो Z की वैल्यू 2 होगी, चार्ज 3 है तो Z की वैल्यू 3 होगी। तो MP के साथ मैंने Z इसलिए लिखा क्योंकि चार्ज नंबर मल्टीप्लाई होगा, प्लस A माइनस ZMN माइनस M। इस इक्वेशन को समझना जाहिर FSC में बच्चों ने आपने समझा ही हुआ है। यहाँ पे डेल्टा M जो है ये मास डिफेक्ट है, मास का चेंज है। Z का मतलब प्रोटॉन नंबर, MP का मतलब मास ऑफ प्रोटॉन। एक्चुअली हो तो यही रहना कि न्यूक्लियस का मास ज्यादा है और न्यूक्लियस के अंदर पार्टिकल्स का मास, न्यूक्लियस का मास कम है और न्यूक्लियस के अंदर पार्टिकल्स का मास ज्यादा है। मैंने क्या किया कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के मास को ऐड किया, ठीक है। प्रोटॉन के साथ चार्ज जो है वो Z है, Z का मतलब किसी एक पार्टिकल के लिए चार्ज, और Mn का मतलब मास ऑफ न्यूट्रॉन, और आप लिखते हैं A माइनस Z यानी कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, और आप माइनस करवा देते हैं M जो यहां पे रिप्रेजेंट कर रहा है, इसको आप बोलते हैं मास ऑफ न्यूक्लियस।
तो ये मैच डिफेक्ट की क्वेश्चन है जो आपको पता होनी चाहिए। यहाँ पे डेल्टा एम जो है ये मैच डिफेक्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है, डेल्टा एम इज मैच डिफेक्ट, और जी का मतलब होता है एटॉमिक नंबर, जी इज एटॉमिक नंबर। ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद क्या है, अगर मैं इसकी दोनों साइड्स को ए पे डिवाइड कर देता हूं, ये आ जाता है डेल्टा एम ओवर ए इज इक्वल टू, ये वैल्यू होगी आपके पास जी एम पी प्लस ए माइनस जी एम एन माइनस एम। इस पूरी वैल्यू को भी हम ए पे डिवाइड कर देंगे। इसको आप बोलते हैं मैच डिफेक्ट पर न्यूक्लियन, कि कितना मैस के अंदर चेंज आया विद रिस्पेक्ट टू न्यूक्लियॉन्स, यानी कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो सिंपली याद ये क्वेश्चन रखें, ये वाली क्वेश्चन याद रख लें, एक ही बात है कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के मैस को ऐड किया और न्यूक्लियस के मैस को माइनस कर दिया, और जी का मतलब किसी एक सिंगल चार्ज, ए माइनस जी का मतलब नंबर ऑफ न्यूट्रॉन ज्यादा होते जाएंगे, वो मैस के साथ मल्टीप्लाई होते जाएंगे। ये इसका ग्राफ है, जो सबसे मेन चीज है इसका ग्राफ। मैच डिफेक्ट का ग्राफ देखें, पहले ना एक इसकी वेरिएशन याद रखें। ये याद रखिएगा कि जिसका मैच डिफेक्ट ज्यादा होगा, मैं अपवर्ड साइन लगा रहा हूं, अपवर्ड साइन का मतलब ज्यादा होगा, जिसका मैच डिफेक्ट ज्यादा है इसका मतलब बेटे उसकी बाइंडिंग एनर्जी भी ज्यादा है, इसका मतलब उसकी स्टेबिलिटी भी ज्यादा है। ये सीक्वेंस आपको याद होना चाहिए कि जिसका भी मैच डिफेक्ट ज्यादा होता है उसकी बाइंडिंग एनर्जी भी ज्यादा होती है, उसकी स्टेबिलिटी भी ज्यादा होती है। जिसका मैच डिफेक्ट कम होगा, अगर मैं कहता हूं कि डेल्टा एम की वैल्यू कम है, जिसका मैच डिफेक्ट कम है उसकी बाइंडिंग एनर्जी भी कम है और बेटे उसकी स्टेबिलिटी भी कम है। तो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। तो मैच इफेक्ट का ग्राफ सबसे मेन है, वो देखिएगा। देखिए मैच इफेक्ट का ग्राफ सबसे कम वैल्यू जिसकी शो करता है, जो कि अप्रोक्सीमेटली 0 है, बहुत कम वैल्यू है, वो हाइड्रोजन की है। ये देखिए हाइड्रोजन जो है ये सबसे ज्यादा लीस्ट स्टेबल है, हाइड्रोजन -0.007। इस ग्राफ को आपने ऐसे पढ़ना है कि ऊपर से नीचे आप जितना आते जा रहे हैं, आप जितना ऊपर से नीचे आते जा रहे हैं उतनी वैल्यू ज्यादा होती जा रही है। अक्सर बच्चे ना ये समझते हैं कि सर माइनस में वैल्यू ज्यादा हो रही है तो वो कम हो रही है। इस ग्राफ को आपने ऐसे नहीं समझना। इसको आप ये देखेंगे सबसे कम वैल्यू है, ये ज्यादा है, ये ज्यादा है। जितनी स्टीपनेस ज्यादा होती जा रही है, जितनी स्टीपनेस मींस के डाउनवर्ड जितना ग्राफ ज्यादा आ रहा है, उतनी वैल्यू ज्यादा होती जा रही है। तो इस ग्राफ में दो चीजें याद रखें। सबसे कम मैच डिफेक्ट हाइड्रोजन जो है, हाइड्रोजन के बारे में हम कहते हैं लीस्ट स्टेबल। ये सबसे कम स्टेबल है, क्यों? क्योंकि इसका मैच डिफेक्ट ना होने के बराबर है। अप्रोक्सीमेटली इसका मैच डिफेक्ट 0 है, 0 एग्जैक्ट नहीं है लेकिन अप्रोक्सीमेटली 0 है। तो जिसका मैच डिफेक्ट कम होगा उसकी बाइंडिंग एनर्जी भी कम होगी, उसकी स्टेबिलिटी भी कम होगी। मतलब हाइड्रोजन को तोड़ना और जोड़ना दोनों आसान है, ये समझ लें कि हाइड्रोजन का मैच डिफेक्ट बहुत कम है। इसी तरह से जो आप इस ग्राफ पे गौर करें, जो आयरन है, आयरन के लिए मैच डिफेक्ट जो है ये मैक्सिमम है, डेल्टा एम जो है ये मैक्सिमम आयरन के लिए। और जिसका मैच डिफेक्ट मैक्सिमम है, आप ये कहेंगे उसकी इसकी आयरन की जो बाइंडिंग एनर्जी है ये भी मैक्सिमम, और आयरन की जो स्टेबिलिटी है ये भी मैक्सिमम। आयरन जो है ये सबसे ज्यादा स्टेबल है इन सब में। आयरन के बाद जो स्टेबल है वो क्रिप्टॉन है। तो सबसे लीस्ट स्टेबल हाइड्रोजन, सबसे ज्यादा स्टेबल आयरन, आयरन के बाद जो है वो स्टेबल है बेटे क्रिप्टॉन। और ये मैंने आपको इसका सीक्वेंस बता दिया। उसके बाद आपको इसमें दो चीजें और हैं। जैसे आपको ये पता होना चाहिए कि 1 एटॉमिक मास यूनिट ये इक्वल होता है 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये कन्वर्जन आपको याद होनी चाहिए। बेशक आप इसको ऐसे लिख लें, AMU लिख लें, या 931.5 या 6 लिख लें, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ये आपस में इक्वल है। जो काम आपने मैच डिफेक्ट के लिए किया है वही काम आप बाइंडिंग एनर्जी के लिए करते हैं। बाइंडिंग एनर्जी का मतलब है कि किसी न्यूक्लियस को आपने अगर कंबाइन करना है, मींस के पार्टिकल्स को आपने कंबाइन करना है, तो जितनी एनर्जी देनी पड़ेगी वो बाइंडिंग एनर्जी होगी। या इसकी ऑपोजिट कर लें कि अगर आपने न्यूक्लियस को सेपरेट करना है, मींस कि आप चाहते हैं न्यूक्लियस को आप तोड़ दें, सेपरेट कर दें, तो जो एनर्जी देनी पड़ेगी वो बाइंडिंग एनर्जी होगी। अच्छा, ये पॉइंट तो दरमियान में ही रह गया। यहां पे ऐसा क्यों था, ऐसा क्यों कहा गया कि न्यूक्लियस का मैस कम है और न्यूक्लियस के अंदर पार्टिकल्स का मैस ज्यादा है? इसको एक्सप्लेन आइंस्टाइन ने किया था। आइंस्टाइन कहता है कि जब दो पार्टिकल्स, कोई से दो पार्टिकल्स हैं, कहता है जब ये दो पार्टिकल्स मिले हैं तो न्यूक्लियस बना ना, अगर ये ना मिलते तो न्यूक्लियस ना बनता। इसका मतलब जब ये दो पार्टिकल्स एक दूसरे के करीब आए हैं, कुछ इसका मैस कुछ इसका मैस एनर्जी में कन्वर्ट हुआ, क्योंकि मैस इज इंटर कन्वर्टेबल विद एनर्जी। तो आइंस्टाइन कहता है कि ये बात बिल्कुल सही है कि न्यूक्लियस का मैस कम है, उसके अंदर पार्टिकल्स का मैस ज्यादा है। उसकी वजह यह है कि जब दो न्यूक्लियस दो पार्टिकल्स एक दूसरे के करीब आते हैं तो कुछ इसका मैस कुछ इसका मैस एनर्जी में कन्वर्ट होता है, तो वो न्यूक्लियस बनता है।
एक्चुअली वो आपको ये बताना चाहता है कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पहले इतने नहीं थे, ये साइज में ज्यादा थे। जब ये एक दूसरे के क्लोज आए, इन्होंने मिलकर न्यूक्लियस बनाया, तो जाहिर सी बात है इनका मैस जो है वो एनर्जी में चेंज हो गया। तो हमें वो बाहर एक बड़ा न्यूक्लियस नजर आता है, हम कहते हैं यही बड़ा है, हालांकि जो इसके अंदर पार्टिकल्स है उनका मैस ज्यादा था, उन्होंने तो इसको एनर्जी में कन्वर्ट किया, जिसकी वजह से ये न्यूक्लियस बन गया। तो ये आइंस्टाइन जो है वो 100% परफेक्ट था। आज भी कॉन्सेप्ट उसी का पढ़ाया जाता है कि न्यूक्लियस का मैस कम होता है, उसके अंदर पार्टिकल्स का मैस ज्यादा होता है। खैर, लास्ट में इसके अंदर रह गया बाइंडिंग एनर्जी। तो बाइंडिंग एनर्जी क्या होती है, या बाइंडिंग एनर्जी का क्या कॉन्सेप्ट है? देखिए, अगर आपने पार्टिकल्स को मिला के न्यूक्लियस बनाना है या न्यूक्लियस को ब्रेक करना है, तो जो आपको एनर्जी चाहिए होती है उसको आप बोलते हैं बेटे बाइंडिंग एनर्जी। न्यूक्लियस को जोड़ने के लिए या स्प्लिट करने के लिए एनर्जी चाहिए होती है, दैट इज बाइंडिंग एनर्जी। बाइंडिंग एनर्जी का फार्मूला है आपके पास डेल्टा ई इज इक्वल टू डेल्टा एम सी स्क्वायर। ये आइंस्टाइन इक्वेशन के मुताबिक एक जनरल फार्मूला है, डेल्टा इज इक्वल टू डेल्टा एम सी स्क्वायर। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, डेल्टा ई इज इक्वल टू डेल्टा एम की जगह पे आप लिखेंगे जी एम पी प्लस ए माइनस जी एम एन माइनस एम, और साथ में आपके पास आ जाएगा सी स्क्वायर। यह आपके पास बाइंडिंग एनर्जी की इक्वेशन है। तो ये दो इक्वेशंस, ये ग्राफ बाइंडिंग एनर्जी और मैस डिफेक्ट, और इसकी इक्वेशंस आपने याद रखनी है। आपको किसी भी लेवल का एमसीक्यू आ जाए, हीलियम की वो बात कर ले, आपने जस्ट इक्वेशन में वैल्यूज लगानी। देखिए, हीलियम का आपको एटॉमिक नंबर पता होगा, मैस ऑफ प्रोटॉन आपको याद है, ये A माइनस जी, इसकी वैल्यूज पता है, मैस ऑफ न्यूट्रॉन याद है, आपको ये डाटा गिवन होगा। इसकी सबसे अच्छी जो प्रैक्टिस है वो बुक का फर्स्ट और सेकंड न्यूमेरिकल है। जो फर्स्ट न्यूमेरिकल है उसकी प्रैक्टिस करें, आपको पता चलेगा कि आपको मैस डिफेक्ट आता है या नहीं आता। तो ये था बेटे टॉपिक मैस डिफेक्ट एंड बाइंडिंग एनर्जी। नेक्स्ट है हमारे पास जिसको हम डिस्कस करने लगे हैं, दैट इज रेडियो एक्टिविटी एंड न्यूक्लियर ट्रांसमुटेशन। कि रेडियो एक्टिविटी क्या होती है और न्यूक्लियर ट्रांसमुटेशन क्या है, या उसका क्या कॉन्सेप्ट होता है, वो अब हम डिस्कस करते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक जो है, नेक्स्ट टॉपिक इज न्यूक्लियर ट्रांसमुटेशन, या उससे पहले रेडियो एक्टिविटी को डिस्कस कर लेते हैं। रेडियो एक्टिविटी में क्या है? देखिए, रेडियो एक्टिविटी एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें वो सारे के सारे एलिमेंट जिनका एटॉमिक नंबर 82 से ज़्यादा है, हम सिंपली ये कहते हैं, ये आपको पता है बैक हेनरी बैकरेल और मदाम क्यूरी जो है उन्होंने इसको डिस्कवर किया था, वो सारे के सारे एलिमेंट जिनका एटॉमिक नंबर 82 से ज़्यादा है वो नेचुरली रेडिएशंस को इमिट करवाते हैं। नेचुरली रेडिएशंस इमिट होती हैं, उसके लिए हम वर्ड यूज़ करते हैं रेडियो एक्टिविटी। नेचुरली रेडिएशंस का इमिट होना, दैट इज रेडियो एक्टिविटी। तो रेडियो एक्टिविटी का जब प्रोसेस डिस्कवर किया गया तो बेटे 3 तरह के पार्टिकल आपको पता डिस्कवर हुए। नंबर 1 जिसको आप बोलते हैं, अगर हम इसकी टाइप्स की बात करें, नंबर 1 आर अल्फा पार्टिकल्स, नंबर 2 जो है बेटे उसको आप कहते हैं बीटा पार्टिकल्स, और नंबर 3 जो है उसको आप कहते हैं गैमा पार्टिकल्स। तो ये 3 तरह के पार्टिकल्स हैं, अल्फा, बीटा और गैमा। अल्फा का आपको पता है इस पे पॉजिटिव चार्ज होता है, इसको आप इससे रिप्रेजेंट करते हैं, अल्फा से उसका पॉजिटिव चार्ज है। जो बीटा है इसका जो है वो नेगेटिव चार्ज, और जो थर्ड आपके पास गैमा है इसको आप सिंपली फोटॉन्स कहते हैं। ये चार्जलेस पार्टिकल्स हैं, इस पे कोई चार्ज नहीं होता। इसी बेस के ऊपर जो पहला टॉपिक है वो न्यूक्लियर ट्रांसमुटेशन है। न्यूक्लियर ट्रांसमुटेशन में, न्यूक्लियर ट्रांसमुटेशन क्या होता है इसको अब जरा देखते हैं। न्यूक्लियर ट्रांसमुटेशन में आपको पता है जैसे एक आपके पास कोई भी एलिमेंट है, ये इसका एटॉमिक मास, ये इसका एटॉमिक नंबर, वो सारे के सारे एलिमेंट आपको पता है एलिमेंट्स खुद को स्टेबल करने के लिए रेडिएशन इमिट करते हैं। तो ये जो एक्चुअल एलिमेंट है इसको आप बोलते हैं पेरेंट एलिमेंट। ये आपके पास पेरेंट एलिमेंट है, इसने खुद को स्टेबल करना है और स्टेबल करने के लिए इसने रेडिएशंस इमिट करवाने हैं। पेरेंट एलिमेंट जो है इससे एक नया एलिमेंट बनता है जिसको आप डॉटर एलिमेंट कहते हैं, उसको आप ए और जी कह लें, ए डैश और जी कह लें। कभी भी एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट में कन्वर्ट होता है वो अपने आप को स्टेबल करने के लिए होता है। जो ओरिजिनल एलिमेंट होता है उसको आप कहते हैं पेरेंट एलिमेंट, जो नया एलिमेंट बन रहा होता है उसको आप बोलते हैं डॉटर एलिमेंट। और अगर डॉटर एलिमेंट भी स्टेबल नहीं है तो इसके बाद एक नया एलिमेंट बन जाता है जिसको आप बोलते हैं ग्रैंड डॉटर एलिमेंट। अभी मैं इसके एटॉमिक मास, एटॉमिक नंबर चेंज नहीं कर रहा, अभी मैं प्रोसेस बताता हूं आपको, ये जनरल बता रहा हूं। जो एक और एलिमेंट बनेगा अगर ये स्टेबल नहीं है तो ग्रैंड डॉटर एलिमेंट, और जो फर्स्ट वन बनता है इसको आप कहते हैं डॉटर एलिमेंट। ये आपको सारी चीजें पता होनी चाहिए।
इसमें जो पहली टर्म है दैट इज अल्फा डिके, उसको आप अल्फा डिके कहते हैं, जो फर्स्ट इसमें प्रोसेस है अल्फा डिके। अब ये अल्फा डिके क्या होती है, ये अल्फा डिके का क्या है? अल्फा डिके का प्रोसेस आपने याद रखना है कि ये आपके पास एटॉमिक मास, ये एटॉमिक नंबर, जब भी अल्फा डिके होगी तो एटॉमिक मास में से 4 माइनस होगा, एटॉमिक नंबर में से 2 माइनस होगा, और साथ में हीलियम न्यूक्लियस बनेंगे जो कि 4 और 2 हैं। ये अल्फा डिके का प्रोसेस है। जब भी अल्फा डिके करवानी है, एटॉमिक मास में से 4 माइनस कर देना है, एटॉमिक नंबर में से आपने 2 माइनस कर देना है, साथ में हीलियम न्यूक्लियस बनेंगे, जिसको आप बोलते हैं अल्फा डिके। तो ये कभी भी आपको एमसीक्यू में, भी मैं इसके 1-2 एमसीक्यू प्रैक्टिस करवाता हूँ, एमसीक्यू में आएगा तो प्रोसेस आपको याद होना चाहिए, सिर्फ आपको इसका मैकेनिज्म पता हो कि मैकेनिज्म में क्या हो रहा है। सेकंड आपके पास जिसको आप बोलते हैं बीटा डिके। बीटा डिके क्या होती है? बीटा डिके के केस में ये आपके पास एक पेरेंट एलिमेंट, जब भी बीटा डिके होगी एक नया एलिमेंट बनेगा। बीटा डिके के केस में एटॉमिक मास एज इट इज रहता है, ये याद रखिएगा, लेकिन जो एटॉमिक नंबर है उसमें 1 का इंक्रीमेंट हो जाता है, वो 1 इंक्रीज हो जाता है, साथ इलेक्ट्रॉन इमिट होगा। जब भी बीटा डिके होती है एटॉमिक मास एज इट इज रहता है, एटॉमिक नंबर में 1 ऐड हो जाता है, इसको आप बोलते हैं नेगेटिव बीटा डिके। जनरली जो बीटा डिके है वो नेगेटिव बीटा डिके। अगर मैं सिंपली कहता हूं यहां पे फॉर बीटा पॉजिटिव डिके, एक बीटा पॉजिटिव डिके भी है, उस केस में क्या होता है, ये एटॉमिक मास, ये एटॉमिक नंबर, जो डॉटर एलिमेंट बनेगा, एटॉमिक मास ने तो कभी चेंज नहीं होना, जो मर्जी हो जाए एटॉमिक मास एज इट इज रहेगा, लेकिन जो एटॉमिक नंबर है उसमें पहले आप 1 का इंक्रीमेंट कर रहे थे, अब 1 का डिक्रीमेंट करेंगे, और इसमें आपके पास ये +1 और 0 ये वैल्यू होगा। तो ये 2 तरह के डिकेज, अगर वो सिंपली कहता है बीटा डिके तो एक्चुअली इसका मतलब है नेगेटिव, अगर वो आपको मेंशन करे कि पॉजिटिव बीटा डिके तो समझ आए कि फिर अब दूसरे वाला केस आपने इसका लिखना है। उसके बाद एक थर्ड वन जो है आपके पास दैट इज गैमा डिके। गैमा डिके क्या होती है, या गैमा डिके का क्या कॉन्सेप्ट है? गैमा डिके जो है, हम अगेन ये कहते हैं, ये हमारे पास एक पेरेंट एलिमेंट, ये एटॉमिक मास, ये एटॉमिक नंबर, जब भी ये डॉटर एलिमेंट में कन्वर्ट होगा, इसका मतलब ये है कि डॉटर एलिमेंट भी एज इट इज रहेगा ए और जी। यहां पे मैंने इसलिए ए और जी को चेंज नहीं किया क्योंकि मैं आपको एक जनरल मैकेनिज्म बता रहा था, मैं आपको भी कि पहला जो बनेगा वो डॉटर एलिमेंट होगा, अगला जो है वो ग्रैंड डॉटर होगा। यहां पे देखें कि जब भी गैमा डिके होती है तो पेरेंट एलिमेंट और डॉटर एलिमेंट एज इट इज साथ गैमा पार्टिकल इमिट हो जाता है। इसका मतलब ये है कि गैमा डिके के केस में कोई चेंज नहीं आता, दुनिया इधर की इधर हो जाए, आपने गैमा डिके में चेंज नहीं करना। गैमा डिके जस्ट लाइक फोटोन के, एक पार्टिकल ग्राउंड लेवल से एक्साइटेड में गया और एक्साइटेड से दोबारा ग्राउंड में आते हुए उसने एनर्जी रिलीज की, दैट इज गैमा डिके। मतलब पार्टिकल का एब्जॉर्ब एनर्जी को रिलीज करना, उसको आप गैमा डिके बोलते हैं। गैमा डिके का अगर मैं यहां पे मैं आपको एक एमसीक्यू की प्रैक्टिस करवाऊं, मैं कहता हूं सपोज अगर आपसे ये पूछा जाए कि ये आपके पास कोई एक एलिमेंट है 235 और 92, सपोज एक, वैसे मैंने अपने पास रैंडम एलिमेंट ले लिया, वो आपको कहता है कि इसकी 3 अल्फा डिकेज करवाएं, 2 बीटा डिकेज करवाएं और 1 गैमा डिके करवाएं और रिजल्ट बताएं क्या आएगा। इसका रिजल्ट आपने बताना है। किस तरह सॉल्व करेंगे? अगर इस फॉर्मेट पे कभी इस तरह का आपको एमसीक्यू आ जाए तो इस तरह के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है ये जरा देखिएगा आप। अगर कभी इस लेवल पे एमसीक्यू आता है तो आपने ये काम करना है, देखिएगा जरा, आपने इसको सॉल्व किस तरह से करना है। जो आपको एक पेरेंट एलिमेंट गिवन है वो है 235 और 92। जब आपने 3, वो सबसे पहले कह रहा है कि 3 अल्फा डिकेज करवाएं। अगर 3 अल्फा डिकेज होती है, मैं कहता हूं एक नया एलिमेंट आ गया, सपोज एक्स कह लें, डॉटर एलिमेंट जो एक्स कह लें उसे, एक अल्फा डिके के केस में ऊपर से 4 माइनस होता है, 3 अल्फा डिकेज होंगी तो 12 माइनस होगा। जब आप 235 में से 12 को माइनस कर देंगे तो ये देखें, अगर आप 10 माइनस करते तो 225 था, 223 आ जाएगा आपके पास। एक अल्फा डिके के केस में 4 माइनस होता था, 3 अल्फा डिकेज करवाएंगे तो 12 माइनस करेंगे, इसमें से जब आपने 12 माइनस किया तो 223 आ गया। और एक अल्फा डिके के केस में एटॉमिक नंबर में से 2 माइनस होता था, जब 3 अल्फा डिके हैं तो एटॉमिक नंबर में से 6 माइनस होगा, तो 92 में से आप 6 माइनस करेंगे तो आपके पास रह जाएगा 86। ये हमने पहला काम किया, अल्फा डिके करवाई। उसके बाद देखें यही एलिमेंट, ये आपके पास 223 और 86। अब वो कह रहा है कि 2 बीटा डिकेज करवाएं। अगर आप इसकी 2 बीटा डिकेज करवाते हैं, मैं कहता हूं एक नया एलिमेंट बन गया, सपोज वाई। बीटा डिके के केस में तो आपको पता है कि एटॉमिक मास जो है वो तो एज इट इज रहना, उसमें तो चेंज नहीं आना,
लेकिन एक बीटा डिके होती है तो +1, क्योंकि वो सिंपल बीटा डिके कह रहे हैं, इसका मतलब है नेगेटिव बीटा डिके। एक बीटा डिके होती है तो +1 करते हैं, 2 बीटा डिकेज होंगे तो +2 आएगा, तो 86 में आप 2 ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा 88। उसके बाद वो कह रहा है कि 1 गैमा डिके करवाएं। अब यही आपके पास है 223 और 88, आपने एक गैमा डिके इसमें करवानी है। नया आपके पास एलिमेंट जो है वो Z बन गया। आपको पता है जब आप गैमा डिके 1 करवाएं, 2 करवाएं, 3 करवाएं, कोई भी इफेक्ट नहीं होगा, आंसर आपके पास ही आ जाएगा। तो इस तरह से आपको कोई भी एमसीक्यू ई-कैट में, फॉर्म-कैट में कभी भी इस तरह का कोई एमसीक्यू आए, आप इजीली बता सकते हैं, इसमें कोई मुश्किल बात नहीं, आपको ये मैकेनिज्म इसके पता होने चाहिए। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास, दैट इज हाफ लाइफ। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक। देखिए अब इससे रिलेटेड मैं एक और एमसीक्यू लिख देता हूं, आपने उसकी खुद प्रैक्टिस करनी है। मैं खुद एक एमसीक्यू लिख के दे रहा हूं, सॉल्व आपने खुद करना है और आपने सॉल्व करके बताना है कि क्या आंसर आ रहा है। देखिएगा जरा, मैं इससे रिलेटेड एक एमसीक्यू लिख रहा हूं यहां पे। मैं कहता हूं कि आपके पास एक एलिमेंट है x, इसकी वैल्यू है 244 और एटॉमिक नंबर आपके पास 78। सपोज रैंडम मैंने कोई ये कहा, मैं ये कहता हूं कि आपने इस केस में क्या करवाना है, आपने इसकी 5 अल्फा डिकेस करवानी है, 3 बीटा डिकेस करवानी है, 2 पॉजिटिव बीटा डिकेस करवानी है और 3 गैमा डिकेस करवानी है। रिजल्ट बताना क्या आएगा। ये एक एलिमेंट है, ये खुद सॉल्व करना आपने कि ये आपके पास कोई एक एलिमेंट मैंने रैंडम ले लिया आपकी प्रैक्टिस करवाने के लिए, काम आपने वही करना है। इसमें से आपने 5 अल्फा डिकेस इसकी करवानी है, 3 बीटा डिकेस यानी कि नेगेटिव, 2 पॉजिटिव बीटा डिकेस और 3 गैमा डिकेस, फिर रिजल्ट बताना इसका क्या आएगा, खुद सॉल्व करेंगे आप। तो दुनिया इधर की इधर हो जाए, लेकिन बेटे जो अल्फा डिके का आपके पास फॉर्मूला है कि जब भी अल्फा डिके होनी है आपने फॉर्मूला वही यूज करना है कि एटॉमिक मास में से आपने 4 माइनस करना है, एटॉमिक नंबर में से आपने 2 माइनस करना है एक अल्फा डिके के केस में। बीटा डिके के केस में हमेशा +1, अगर पॉजिटिव बीटा डिके है तो -1 और गैमा डिके के केस में कोई भी चेंज नहीं आएगा। यह आपकी खुद सेल्फ असेसमेंट है, आप इसको खुद असाइनमेंट के तौर पर सॉल्व कीजिएगा। नेक्स्ट है हमारे पास हाफ लाइफ, कि हाफ लाइफ क्या होती है या हाफ लाइफ का क्या कॉन्सेप्ट है। हाफ लाइफ में आप सिंपली कहते हैं कि ये एक ऐसा टाइम पीरियड है हाफ लाइफ जिसमें हाफ ऑफ द एटम्स आर डिकेड। सिंपली आप ये कहते हैं क्या प्रोसेस इन विच हाफ ऑफ द एटम्स आर डिकेड, एक ऐसा प्रोसेस जिसमें हाफ एटम्स जो हैं वो डिके हो जाते हैं, उसको आप हाफ लाइफ कहते हैं। सिंपल सा प्रोसेस है। मतलब सपोज कर लो कि अगर आपके पास ओरिजिनल नंबर ऑफ एटम्स जो हैं वो 5000 थे, तो जब पहली हाफ लाइफ होगी इसकी, मैं एक एग्जांपल से बता रहा हूं, जब इसकी फर्स्ट हाफ लाइफ होगी तो 5000 को आप 2 पे डिवाइड करेंगे, 2500 एटम्स रह जाएंगे। जब आप इसकी सेकेंड हाफ लाइफ करेंगे तो आपके पास 1250 नंबर ऑफ एटम्स रह जाएंगे। इस तरह से जब आप थर्ड हाफ लाइफ करते हैं तो ये इसके आपके पास 625 वैल्यू रह जाएगी। इसी तरह जब आप फोर्थ हाफ लाइफ करते हैं तो आपके पास 312 पॉइंट समथिंग ये वैल्यू रह जाएगी। एक चीज हाफ लाइफ में हमेशा याद रखें कि आप किसी एलिमेंट की जितनी मर्जी हाफ लाइफ कर लें उसका आंसर कभी जीरो नहीं होगा। ये एक बड़ी सरप्राइजिंग चीज है कि हाफ लाइफ जो है इसका आंसर कभी भी जीरो के इक्वल नहीं हो सकता। ये पॉसिबल नहीं है कि हाफ लाइफ का आंसर आपके पास जीरो हो जाए। तो हाफ लाइफ किसी भी एलिमेंट की कभी भी जीरो नहीं होती, ये याद रखनी है आप। कोई भी एलिमेंट हो उसकी हाफ लाइफ जीरो नहीं हो सकती। तो ये एक जनरल इसकी मैंने एग्जांपल दी। हाफ लाइफ के केस में अब मैं 2 तरह के एलिमेंट ले रहा हूं। डेल्टा एन आप बोलते हैं डिकेड एटम्स, अभी मैं आपको इसका एक टेबल भी बनवाऊंगा, उससे आपको किसी भी लेवल का एमसीक्यू आ जाए आप कभी गलती नहीं कर सकते। डेल्टा एन जो है वो डिकेड एटम्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। एन का मतलब है ओरिजिनल एटम्स, जो आपके पास ओरिजिनल नंबर ऑफ एटम्स थे, ठीक है। और टी जो है डेल्टा टी कह लें, चेंज इन टाइम। अब जरा गौर कीजिएगा, आपको पता है बुक में उसने डायरेक्टली क्वेश्चन लिखी है कि डेल्टा एन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन डेल्टा टी, कि जो भी डिकेड एटम्स हैं वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे ओरिजिनल एटम्स के। अगर ओरिजिनल एटम्स आपके पास 10,000 हैं तो डिके जो है वो 5000 हो जाएंगे फर्स्ट हाफ लाइफ में। अगर ओरिजिनल एटम्स ही आपके पास 2 हैं तो डिके जो है वो सिंपल 1 एटम जो है वो डिके होगा। तो डेल्टा एन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन का मतलब ये है कि जितने एटम डिकेड होते हैं वो ओरिजिनल एटम्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं, और साथ टी का मतलब टाइम। अगर मैं इसको फर्दर चेंज करता हूं तो ये आएगा डेल्टा एन इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट
और आपके पास आ जाएगा n डेल्टा टी। इसका मतलब आप इसको ऐसे लिखते हैं डेल्टा n इज इक्वल टू माइनस लैम्डा n डेल्टा टी। लैम्डा जो है ये कांस्टेंट है, इसको आप डिके कांस्टेंट कहते हैं। अगर मैं लैम्डा की वैल्यू निकालता हूँ तो ये आपके पास आएगा डेल्टा n ओवर n डेल्टा टी। यहाँ पे आप नेगेटिव साइन लगा दें। जो गैमा है इस केस में, गैमा इज नॉन एज डिके कांस्टेंट। गैमा को आप डिके कांस्टेंट कहते हैं, गैमा डिके कांस्टेंट है। तो ये इसका एक जनरल फार्मूला है जो मैंने आपके सामने लिखा। उसके बाद डिके कांस्टेंट का एक और फार्मूला है कि लैम्डा इंटू हाफ लाइफ, ये इक्वल होता है 0.693 के। ये इसकी समथिंग इस तरह वैल्यू बुक में डायरेक्ट लिखा हुआ है। आप इस फार्मूले से भी लैम्डा को फाइंड आउट कर सकते हैं, इस फार्मूला से भी आप लैम्डा को फाइंड आउट कर सकते हैं। इस फार्मूले को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, लैम्डा इंटू हाफ लाइफ इज इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ 2, क्योंकि 0.693 जो है ये नेचुरल लॉग ऑफ 2 की वैल्यू है। तो ये भी आपको इसमें पता होना चाहिए। अगर मैं इसका ग्राफ बनाता हूं हाफ लाइफ का, तो हाफ लाइफ का ग्राफ हमेशा इस तरह से बनेगा। यह आपके पास n नोट बाई 2, इस तरह से n नोट बाई 4, आप रैंडम वैल्यूज ले लें, n नोट बाई 8, ठीक है। ये आपके पास फर्स्ट हाफ लाइफ, ये सेकंड हाफ लाइफ, इस तरह से थर्ड हाफ लाइफ, ये आपके पास इस तरह से कर्व्ड आएगी। इस कर्व का भी एक नाम है, इसको आप बोलते हैं एक्सपोनेंशियली डिक्रीजिंग। ये एक्सपोनेंशियली डिक्रीज कर रहा है। एक्सपोनेंट का मतलब होता है 10 रेज़ टू पावर में ये वैल्यू डिक्रीज हो रही है। तो हाफ लाइफ की ये तो वो सारी बातें हैं जो आपने याद रखनी है, हमेशा आपको एज इट इज पता होना चाहिए। उसके बाद मैं एक सिंपल एमसीक्यू डिस्कस करता हूं। मैं कहता हूं कि सपोज आपके पास एक एलिमेंट है, कोई भी एक एलिमेंट है, सपोज यूरेनियम है, उसकी हाफ लाइफ है आपके पास 16 ईयर्स। सपोज रैंडम बात कर, एक एलिमेंट है यूरेनियम, उसकी हाफ लाइफ है 16 साल, 16 ईयर्स, वो जो कि बड़ी कम है, हालांकि 1600 साल तक भी, हज़ारों साल भी हाफ लाइफ होती है। मैं कहता हूं कि मैं अगर इसका प्रेशर जो है वो डबल कर दूं और टेम्परेचर जो है वो 4 टाइम इंक्रीज कर दूं। यूरेनियम की हाफ लाइफ थी 16 ईयर्स, मैंने रैंडम बात करूं, ये एग्जैक्ट नहीं है, मैंने अपने पास से डाटा लिया। प्रेशर को मैंने डबल कर दिया, टेम्परेचर की वैल्यू को मैंने 4 टाइम इंक्रीज कर दिया। अब मैं कहता हूं कि इसकी हाफ लाइफ क्या हो जाएगी। अब हाफ लाइफ पे क्या इफेक्ट होगा। तो इस तरह के एमसीक्यूज भी आ चुके हैं। याद रखना, आप प्रेशर को जितना मर्जी बढ़ा दें, आप टेम्परेचर को जितना मर्जी बढ़ा दें, हाफ लाइफ जो है वो प्रेशर और टेम्परेचर के हमेशा इंडिपेंडेंट है। हाफ लाइफ में प्रेशर का, टेम्परेचर का लेना देना कोई भी नहीं है। ये सिर्फ मटेरियल की नेचर पे डिपेंड कर। कुछ ऐसे मटेरियल है जिनकी हाफ लाइफ कम है, कुछ की बहुत ज़्यादा है, कुछ की बहुत ज़्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी हाफ लाइफ है। तो ये याद रखें कि यहाँ पे मैं इसका पॉइंट लिख रहा हूँ कि हाफ लाइफ इज इंडिपेंडेंट टू द प्रेशर एंड टेम्परेचर। हाफ लाइफ का प्रेशर और टेम्परेचर से लेना देना कुछ भी नहीं है। आप जितना मर्जी उसको बढ़ा दें, प्रेशर जितना मर्जी बढ़ा दें, टेम्परेचर जितना मर्जी बढ़ा दें, उसके ऊपर किसी भी तरह का इफेक्ट नहीं होगा। अब इससे रिलेटेड एक मैं टेबल बनवाने लगा हूं, वो आप लोगों ने हमेशा याद रखना है। आप लोगों को अगर ये टेबल याद है तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप इसमें गलती करें। तो ये टेबल जो है ना, ये आपको बहुत अच्छा आना चाहिए और इसका कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा होना चाहिए कि हाफ लाइफ से रिलेटेड कोई भी एमसीक्यू आए इस टेबल में से सॉल्व हो जाएगा। तो देखिएगा जरा, यहां पे इसका एक हम टेबल बना लेते हैं। सबसे पहले कॉलम में आप लिखें नंबर ऑफ हाफ लाइफ, पहले कॉलम में आप नंबर ऑफ हाफ लाइफ को डिस्कस करें। सेकंड में है नंबर ऑफ अनडिकेड एटम्स, नेक्स्ट आपके पास आएगा नंबर ऑफ डिकेड एटम्स, फिर आपके पास आएगा परसेंटेज ऑफ अनडिकेड एटम्स, और लास्ट में जो आपने टेबल बनाया है उसमें आप ये लिख दें कि परसेंटेज ऑफ डिकेड एटम्स। अब देखिएगा जरा ध्यान से, मैं यहां पे नंबर ऑफ हाफ लाइफ चलाता हूं। मैं कहता हूं कि मेरे पास फर्स्ट हाफ लाइफ है, ये सेकंड हाफ लाइफ है, इस तरह से यहां पे मैं कहता हूं ये थर्ड हाफ लाइफ है,
ठीक है। सपोज कर लें मैं अपने पास से इसकी वैल्यूज ले रहा हूं, अब देखिएगा कि फर्स्ट हाफ लाइफ, सेकंड हाफ लाइफ, थर्ड हाफ लाइफ, फोर्थ हाफ लाइफ, फोर्थ तक बहुत है ताकि आपको एक आइडिया हो जाएगा। नंबर ऑफ अनडिकेड एटम्स का बेटे फार्मूला याद रखना है। इसका फार्मूला होता है 1/2 n का मतलब है नंबर, पहली हाफ लाइफ, दूसरी, तीसरी, n नंबर है। नंबर ऑफ डिकेड एटम्स का फार्मूला होता है 1 - 1/2 n। ये आपको पता होना चाहिए। परसेंटेज आगे आएगी अनडिकेड की, फिर यहाँ पे डिकेड की परसेंटेज। अब मैं कहता हूँ पहली हाफ लाइफ है, फर्स्ट हाफ लाइफ, n की वैल्यू 1 रखोगे तो ये आपके पास आएगी 1/2, क्योंकि 1/2 1/2। यहां पे भी आप n की जगह पे 1 रखोगे, 1 - 1/2 कितना होगा 1/2। इसका मतलब जब पहली हाफ लाइफ होती है अनडिकेड भी आधे हो जाते हैं, डिकेड भी आधे हो जाते हैं। इसका मतलब 50% अनडिकेड होंगे और 50% जो है ना वो आपके पास डिकेड होंगे। जब पहली हाफ लाइफ होती है 50% अनडिकेड हो जाते हैं, 50% डिकेड रह जाते हैं। जब सेकेंड हाफ लाइफ होगी तो सिंपली आप n की जगह पे 2 रखते जाओ, ये आपके पास 1/4, 1 - 1/4 होगा आपके पास 3/4। इसका मतलब 25% आपके पास ये वैल्यू रह गई, 75% जो है वो चिक्कू हो गए, ज़ाया हो गए। इसका एक्चुअल मतलब ये है, देखो कि जैसे जैसे हाफ लाइफ ज़्यादा होती जा रही है, अनडिकेड जो बच गए हैं वो कम रहते जा रहे हैं, जो ज़ाया हो गए वो ज़्यादा होते जा रहे हैं। ज़ाया कितने हो गए हैं 75%, ये एक बड़ी वैल्यू है जो ज़ाया हो गए। इसी तरह से जब तीसरी हाफ लाइफ होगी इनकी जगह पे आप 3 लिखेंगे तो 1/2 का मतलब 1/8। 1/8 जो है वो अनडिकेड है, 7/8 जो है वो ज़ाया हो गए हैं, ये 12.5% रह जाएगा और ये आपके पास रह जाएगा 87.5%, क्योंकि टोटल 100% है। आपने डिकेड जो ज़ाया हो रहे हैं वो ज़्यादा करते जाने हैं, जो बच रहे हैं वो जाहिर सी बात है कम रहते जाएंगे। फोर्थ हाफ लाइफ में क्या होगा, ये रह जाएगा 1/16, ये आपके पास होगा 15/16, ये होगा 6.25% और ये वैल्यू आपके पास रह जाएगी 93.75%। तो ये एक ऐसा टेबल है जो कि मैजिकल टेबल है। मैं समझता हूं आपको किसी भी लेवल का हाफ लाइफ का एमसीक्यू आ जाए, जस्ट इस टेबल में आपने देखना, आपने वैल्यूज लगानी, आंसर आ जाएगा और कुछ भी नहीं करना। इस टेबल में से जैसे वो आपसे कहता है कि तीसरी हाफ लाइफ में जो अनडिकेड एटम्स है उनकी परसेंटेज कितनी रहती है, तो मुझे नजर आ रहा है कि थर्ड हाफ लाइफ में जो अनडिकेड एटम्स है उनकी परसेंटेज कितनी है 12.5%। फ्रैक्शन कितनी है तीसरी हाफ लाइफ में डिकेड की, तो मुझे नजर आ रहा है 7/8 फ्रैक्शन। तो ये टेबल आपको बहुत हेल्प करेगा। आपको हाफ लाइफ का एमसीक्यू आपको 30 सेकंड में सॉल्व करना चाहिए, क्योंकि बहुत ही आसान एमसीक्यू होता है इसका। मैं अब यहाँ पे एक दो एमसीक्यूज जो है वो डिस्कस करता हूँ। जैसे यहाँ पे एक एमसीक्यू लिखा हुआ है, देखिएगा जरा। एक एमसीक्यू आपको मैं करवा रहा हूँ प्रैक्टिस के तौर पर। एमसीक्यू में वो ये कह रहा है कि आफ्टर 2 आवर्स, टाइम जो है वो दे रहा है 2 आवर्स, 1/16 ऑफ इनिशियल 1/16 ऑफ इनिशियल अमाउंट of a certain isotopes remains undecayed. The half-life of the isotopes, अब उसने आपको टाइम दिया है 2 घंटे और वो कह रहा है 1/6 जो है वो इनिशियल अमाउंट जो है वो रिमेन्स अनडिकेड, 1/16 जो है वो अनडिकेड है, बाकियों की आप हाफ लाइफ बताएं। ऑप्शन आपके पास अल्फा ऑप्शन है 15 मिनट्स, बीटा ऑप्शन आपके पास 30 मिनट, चार्ली ऑप्शन आपके पास 45 मिनट और डेल्टा ऑप्शन आपके पास 1 आवर। अब इस तरह के क्वेश्चन को कैसे चेक करते हैं, इस तरह के क्वेश्चन का क्या कॉन्सेप्ट, देखो वो आपको कह रहे हैं 1/16 टाइम 2 घंटे दिए और 1/16 ये फ्रैक्शन दे रहा है आपको। इस फार्मूले से देखो 1/16 कब आएगा, ये 1/16 का मतलब क्या है कि कितनी हाफ लाइफ हो गई है 4। मुझे नजर आ रहा है कि वो 1/16 अगर कह रहा है तो 1/16 का मतलब 4 हाफ लाइफ हो गई हैं। 1/16 का मतलब होता है 4 हाफ लाइफ। तो मैं सिंपली किस तरह सॉल्व करूंगा, मैं यहां पे इसको सॉल्व करता हूं क्योंकि आप लोगों को नजर आए। तो सोल्यूशन में इसका किस तरह से करूंगा, मैंने 1/16 से ये जज किया, ये जो 1/16 लिखा हुआ है मैंने जज किया कि कितनी हाफ लाइफ हुई है 4, तो मुझे पता चल गया कि नंबर ऑफ हाफ लाइफ जो है वो 4 है। यही तो मुझे चाहिए था मेन काम। टाइम कितना है 2 आवर्स, 2 आवर्स का मतलब होता है
आप अगर इसको 120 मिनट्स रखेंगे, 120 को 4 पे डिवाइड कर दो क्योंकि 4 हाफ लाइफ है, तो ये आपके पास 30 आंसर आ गया। मेरे ख्याल से मैंने 20 सेकंड में सॉल्व कर लिया, तो राइट ऑप्शन इज 30 मिनट। बेटे जो नेक्स्ट टॉपिक है डेट इज विल्सन क्लाउड चैम्बर। देखें ये चैम्बर तो आपने जस्ट एक दफ़ा पढ़ लेने आपसे हो जाएगा, इसमें कोई पेपर में ऐसी चीज़ें नहीं आती क्योंकि थ्योरेटिकल चीज़ें आती ही बहुत कम है। विल्सन क्लाउड चैम्बर में क्या चीज़ें हैं, आपको पता है कि ये पाथ ऑफ आयोनाइजिंग पार्टिकल्स को डिटेक्ट करने के लिए यूज़ किया जाता है। जब भी आप विल्सन क्लाउड चैम्बर की बात करते हैं तो पार्टिकल्स को आयोनाइज करते हैं, उसके पाथ को डिटेक्ट करना कि उसका पाथ किस तरह का है, पार्टिकल किस तरह से मूव कर रहा है, दैट इज नॉन एज विल्सन क्लाउड चैम्बर। विल्सन क्लाउड चैम्बर में मेन चीज़ जो है ना, वो जो इसे 3 तरह के पार्टिकल्स बनते हैं उनका पाथ आपको पता होना चाहिए। जिस तरह से आप कहते हैं कि कुछ इस तरह के पार्टिकल्स हैं, ठीक है, कुछ पार्टिकल्स इस तरह के हैं और कुछ पार्टिकल्स इस तरह के होते हैं। ये वाले जो पार्टिकल्स हैं जो आपको नजर आ रहा है कि कॉन्टिन्यूस भी हैं, थिक भी हैं, स्ट्रेट भी हैं, कॉन्टिन्यूस, थिक, स्ट्रेट, इन सारे पार्टिकल्स के लिए आप वर्ड यूज करते हैं डेट आर अल्फा पार्टिकल्स। वो सारे के सारे पार्टिकल्स जो डिसकॉन्टिन्यूस हैं, ये डिसकॉन्टिन्यूस हैं, स्ट्रेट भी नहीं है, ये सारे के सारे पार्टिकल्स इनको आप बोलते हैं बीटा पार्टिकल्स। और ये जो थर्ड है इनका अनप्रेडिक्टेबल पाथ है। अनप्रेडिक्टेबल पाथ का मतलब ये है कि हमें पता ही नहीं चल रहा कि ये किस तरह के पार्टिकल्स हैं। ये ऐसे लग रहा होता है जैसे छोटे छोटे से कीड़े से हैं, ये गैमा पार्टिकल्स आपके पास। ये जैसे इसमें इसका पाथ ये आपको याद रखने की ज़रूरत है, वो आपको पेपर में डायग्राम बना के पूछ ले एंटी टेस्ट में, तो आपको ये पता होना चाहिए। गीगर मुलर काउंटर में क्या होता है, गीगर मुलर काउंटर आपको पता है ये सेंट्रल पार्ट जो है ये एनोड के तौर पर काम करता है, ये वाला पार्ट भी आपके पास कैथोड है और नीचे वाला ये वाला पार्ट भी आपके पास कैथोड है। और इसमें आप एक विंडो यूज़ करते हैं जिसको आप कहते हैं मीका विंडो। ये मीका विंडो है, इसका नाम मीका विंडो रखा हुआ है। और जो पोटेंशियल हम यूज़ कर रहे होते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस वो 400 वोल्ट होता है। अब इसमें भी जारी सी बात है, ये विजिबल पाथ के लिए यूज़ होता है कि पार्टिकल को आप विजिबल कर सकें, देख सकें, उसका पाथ पता चल सके। काम इसमें भी सारा यही है। इसमें बस 2 मेन चीज़ें याद रखनी। नंबर 1 एक है इसमें डेड टाइम। ये डेड टाइम जो है ना ये आपको पता होना चाहिए। देखिए नेगेटिव पार्टिकल का यहां तक पहुंचने के लिए, ये तो पूरी डायग्राम आपको पता बुक में कंप्लीट नहीं, आगे डिटेक्टर लगा होता है। नेगेटिव पार्टिकल का डिटेक्टर तक पहुंचने के लिए टाइम है 1 माइक्रोसेकंड। अगर मैं नेगेटिव पार्टिकल की बात कर रहा हूं तो नेगेटिव पार्टिकल का टाइम बेटे 1 माइक्रोसेकंड है। जो पॉजिटिव पार्टिकल है उसका टाइम होता है 10⁻⁻⁴ सेकंड। ये पॉजिटिव पार्टिकल का टाइम। तो नेगेटिव पार्टिकल जो है वो जल्दी पहुंचता है एज कंपेयर टू पॉजिटिव पार्टिकल। इस वजह से आप यहां पे टर्म यूज करते हैं डेड टाइम, क्योंकि पॉजिटिव पार्टिकल भारी होता है, उसको पहुंचने में ज्यादा टाइम लगता है। नेगेटिव पार्टिकल हल्का होता है, वो जल्दी पहुंच जाता है। दूसरा इसमें आपने याद रखना है स्पूरियस और फॉल्स काउंटिंग। ये स्पूरियस या फॉल्स काउंटिंग क्या होती है, या स्पूरियस या फॉल्स काउंटिंग का क्या कॉन्सेप्ट है। देखिए स्पूरियस या फॉल्स काउंटिंग क्या है बेटे, जब आप यहाँ पे जब आप पार्टिकल्स को एंटर करवाते हैं अंदर, आपने आयोनाइजेशन करवा ली, जैसे आपने ब्रोमीन की करवा ली या हीलियम की करवा ली। जब आप बाहर से रेडिएशंस को एंटर करवाते हैं तो पार्टिकल्स को लाइट तो करते हैं और बहुत से पार्टिकल्स ये कैथोड से आउटर पार्ट में से रेडिएशंस को इमिट करते हैं, यहाँ से इमिट होते हैं पार्टिकल्स। ये वो पार्टिकल्स हैं आउटर पार्ट से जो इमिट होते हैं, क्योंकि एनोड जो है पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, कैथोड नेगेटिव है, ये पॉजिटिव को अट्रैक्ट करेगा। तो वो पार्टिकल्स जो इधर आके हिट होते हैं ये एक्स्ट्रा पार्टिकल्स को निकालते हैं और वो रीडिंग का हिस्सा बन जाते हैं। इसीलिए हम वर्ड यूज करते हैं स्पूरियस काउंटिंग। स्पूरियस काउंटिंग का मतलब होता है कि हम कभी भी इसमें एग्जैक्ट काउंटिंग नहीं कर सकते जब तक हम कॉन्चिंग गैस ना यूज करें। 2 मेथड है इसको अगर आप इसको ख़त्म करना चाहते हैं कि आप किस तरह से इसको एलिमिनेट कर सकते हैं या इसकी रेमेडी क्या है। अगर मैं इसकी रेमेडी को डिस्कस करता हूँ तो इसकी रेमेडी में 2 मेथड लिखे हुए हैं। नंबर 1 जिसको आप कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्चिंग, और नंबर 2 आपके पास जिसमें आप यूज करते हैं, जो इसमें सेकंड मेथड है। एक तो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्चिंग और एक आपके पास कि आप स्पूरियस इसमें गैस यूज कर लेते हैं या प्रिंसिपल गैस के साथ आप एक और गैस ऐड कर देते हैं जिसको आप कहते हैं कॉन्चिंग गैस। तो ये 2 तरह की जो हैं इसमें जो टेक्निक्स जो आप यूज करते हैं ये आपको पता होने चाहिए, और पॉजिटिव और नेगेटिव का पता होना चाहिए, डेड टाइम का, और आयोनाइजेशन पोटेंशियल जो आप यूज करते हैं उसको आप कम रखते हैं। ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्चिंग है कि जो आप खुद से आयोनाइजेशन पोटेंशियल यूज कर रहे हैं
वो टोटल के पोटेंशियल से कम होगा तो पार्टिकल जो है वो इजीली निकल के या इलिमिनेट होकर डिटेक्टर में चले जाएंगे। नेक्स्ट है हमारे पास इस केस में नेक्स्ट कुछ फॉर्मूलाज हैं, जैसे एब्जॉर्ब डोज। कुछ इसमें टॉपिक हैं वो आपने अच्छी तरह से पढ़ लेने हैं बेटे, जैसे फिशन और फ्यूजन रिएक्शन या सॉलिड स्टेट डिटेक्टर। सॉलिड स्टेट डिटेक्टर का आपको पता होना चाहिए कि वो रिवर्स बाइस पे काम करता है, और सॉलिड स्टेट डिटेक्टर जो है उसमें पीएन जंक्शन यूज होती है, वो जस्ट पढ़ना है आपने उसको। फ्लोरेसेंस की डेफिनेशन, फिशन और फ्यूजन रिएक्शन की डेफिनेशन, क्योंकि जारी सी बात है ये थ्योरेटिकल चीज़ों पे आप फोकस कम ही रखें, थ्योरेटिकल बहुत कम आती हैं, लेकिन एंटी टेस्ट में आपको पता है एक दफ़ा पोर्शन सारा देखना होता है, तो जस्ट एक दफ़ा उसको रीड कर लीजिएगा, क्योंकि चैप्टर 21 लेंथी है, इसको 1 आवर के लेक्चर में तो आपको पता है हम इसकी स्पेसिफिक चीज़ें कर सकते हैं। एब्जॉर्ब डोज क्या होती है, इसको आप डी से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका फार्मूला होता है E/m, कि आप एनर्जी को जब भी मैस पे डिवाइड कर देते हैं, दैट टर्म इज एब्जॉर्ब डोज, कि जो भी एनर्जी है उसको आप मैस m पे डिवाइड कर देंगे एब्जॉर्ब डोज। जैसे हम रेडिएशंस को एब्जॉर्ब कर रहे होते हैं, हमें इस बात का नहीं पता होता, लेकिन ना चाहते हुए भी हम रेडिएशंस को एब्जॉर्ब कर रहे होते हैं। इसका जो यूनिट है वो आपके पास जूल पर केजी, ये इसका जनरल यूनिट है जो आप यूज़ करते हैं। तो बेटे ये इसका यूनिट होता है जूल पर किलोग्राम, जो कि इक्वल लॉजिकली होता है ग्रे के, जी वाई से आप रिप्रेजेंट करते हैं। आप ऐसे कह सकते हैं कि 1 ग्रे इज इक्वल टू जूल पर किलोग्राम। एक इसका यूनिट बेटा रैड भी होता है, आपने पढ़ा होगा बुक में है कि 1 रैड जो है वो 0.01 ग्रे के इक्वल होता है। ये दो तरह की कन्वर्जन्स आप लोगों को पता होने चाहिए, ये फार्मूला लाजमी पता होना चाहिए, क्योंकि कैलकुलेशन वाली चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट समझी जाती हैं। नेक्स्ट आपके पास है इक्विवेलेंट डोज। इक्विवेलेंट डोज क्या होती है, ये इक्विवेलेंट डोज का क्या कॉन्सेप्ट है। इक्विवेलेंट डोज में देखिए समटाइम ऐसा होता है कि आप एक हैंड आपके पास या एक शोल्डर है या दोनों हैंड्स हैं, उस पर जो है ना वो नंबर ऑफ रेडिएशन सेम है, लेकिन उनका इफेक्ट डिफरेंट है। जैसे एक ही टाइम में आप दो डिफरेंट नेचर की रेडिएशन यूज़ करेंगे तो कोई जो है वो ज़्यादा बर्निंग करेगी, कोई कम करेगी। इसी वजह से हम यूज़ करते हैं इक्विवेलेंट डोज। इक्विवेलेंट डोज जो है इसको आप DE से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका फार्मूला होता है एब्जॉर्ब डोज मल्टीप्लाई बाय रेडिएटिव बायोलॉजिकल इफेक्टनेस। इसको RBE से भी आप रिलेटिव बायोलॉजिकल इफेक्टनेस भी कह सकते हैं, RBE से आप रिप्रेजेंट करते हैं। तो इस फार्मूले का और इस फार्मूले का ये फायदा है कि इससे आप एब्जॉर्ब डोज निकालते हैं, इसको यूज करते हुए आप इक्विवेलेंट डोज निकाल सकते हैं। ये इसका जनरल रिलेशन है, और इसका यूनिट आप यूज करते हैं सेवर्ट। यहां पे इसलिए हमने कन्वर्जन इसकी पढ़ी हुई है कि 1 रैम इज इक्वल टू 0.01 सेवर्ट। ये सारी की सारी चीजें आपको पता होने चाहिए। कभी भी आपको एब्जॉर्ब डोज या इक्विवेलेंट डोज का आए तो आपने ये फार्मूला लगाना है और आंसर निकालना है। लास्ट में आपके पास कुछ एलिमेंट्री पार्टिकल्स हैं जिसको आपने डिस्कस करना है। एलिमेंट्री पार्टिकल्स जो लास्ट में दिए हुए हैं उसने बुक में, वो कौन कौन से हैं। नंबर 1 पे जो पार्टिकल है, जिस तरह हम बात करते हैं हैड्रॉन्स की, हैड्रॉन्स वो सारे के सारे पार्टिकल्स हैं जिनमें स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स एग्जिस्ट करती है। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स एग्जिस्ट करती है हैड्रॉन्स में। मतलब ये वो सारे के सारे पार्टिकल्स हैं जिनको डिटेक्ट करना भी आसान है, और इनमें स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स हमेशा एग्जिस्ट करेगी, जिसको आप बोलते हैं हैड्रॉन्स। सेकंड आपके पास पार्टिकल्स हैं। हैड्रॉन्स के अंदर 2 कैटेगरीज हैं पार्टिकल्स की। जो हैड्रॉन्स हैं इसमें 2 कैटेगरीज कौन कौन सी हैं वो जरा देख लीजिएगा। एक इसकी टाइप है जिसको आप कहते हैं, अगर मैं इसकी टाइप्स को यहां पे डिस्कस करता हूं, नंबर 1 इसमें एक होते हैं जिसको आप कहते हैं बैरियंस, और सेकंड है इसमें मेसॉन्स। वो सारे के सारे पार्टिकल जिनका मैस जो है वो मैस ऑफ प्रोटॉन से ज्यादा है, उसके लिए आप वर्ड यूज करते हैं बैरियंस। वो सारे पार्टिकल जिनका मैस प्रोटॉन से ज्यादा होगा वो बैरियंस होंगे, और वो सारे के सारे पार्टिकल्स जिनका मैस जो है वो मैस ऑफ प्रोटॉन से कम है उसको आप मेसॉन्स बोलते हैं। तो हमेशा ये बातें याद रखिएगा कि जिसका मैस जो है वो मैस ऑफ प्रोटॉन से ज़्यादा है वो बैरियंस हैं, जिनका मैस ऑफ प्रोटॉन से कम है वो उनके लिए आप वर्ड यूज़ करते हैं मेसॉन्स। और नेक्स्ट इसमें जो टर्म है वो इसका एक टेबल है जो हमने बनाना है, लेकिन उससे पहले कुछ एक पार्टिकल्स होते हैं जिसको आप बोलते हैं लेप्टॉन्स।
लेप्टॉन्स वो सारे के सारे पार्टिकल्स हैं जिनके बारे में हम कहते हैं कि डू नॉट एक्सपीरियंस स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। तो वो सारे के सारे पार्टिकल्स जिनमें स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स नहीं होती उनको आप लेप्टॉन्स कहते हैं। इनकी कई तरह की एग्जांपल्स हैं जो बुक में लिखी हुई हैं। लास्ट में ना आपके पास क्वार्क और एंटी क्वार्क हैं जो कि बड़े मेन हैं कि क्वार्क क्या होते हैं या एंटी क्वार्क क्या है, वो आपको लाजमी पता होना चाहिए। मैं ना एक यहाँ पे टेबल बना रहा हूँ क्वार्क और एंटी क्वार्क से रिलेटेड, वो आप लोग भी इस टेबल को अच्छी तरह से समझ लें। टेबल बनाना किस तरह से है ये भी देख लें, देखिएगा आप लोग। यहां पे मैं क्वार्क सारे के सारे लिख रहा हूं, अप डाउन स्ट्रेंज चार्म टॉप और लास्ट में बॉटम। ये क्वार्क हैं, साथ हम इसके एंटी क्वार्क भी लिख लेंगे क्योंकि आपको पता है कि क्वार्क का सिर्फ हमारी बुक में इंट्रोडक्शन बताया हुआ, इससे ज़्यादा उसको एक्सप्लेन नहीं किया। जितने भी मैटर से रिलेटेड जो जब आप मैटर की बात करते हैं तो आप कहते हैं वो हमेशा क्वार्क से मिलकर बनी हुई है और कुछ एंटी क्वार्क भी है। याद कैसे रखना है, पहले आप इस तरतीब में लिख लें, अप डाउन स्ट्रेंज चार्म टॉप एंड बॉटम, पहले आप इस सीक्वेंस में लिख लें। देखिए इनका सिंबल क्या है, आपको यू से रिप्रेजेंट करते हैं, डाउन को डी से, स्ट्रेंज को एस से, चार्म को सी से, टॉप को टी से, बॉटम को बी से, ये इनके सिंबल है। यहां पे इनके चार्ज आएंगे। देखें चार्ज कैसे याद रखने हैं, देखें अगर आप इस तरतीब में लिखते हैं, इसी सीक्वेंस में लिखते हैं, तो शॉर्टकट इसका सुन लें कि आपने याद किस तरह से रखना है या शॉर्टकट याद रखने का क्या तरीका है। तरीका यह है कि पहले आप लिखें प्लस माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस, यह आपको शॉर्टकट तरीका बता रहा हूं। अगर आप इस तरतीब में लिखते हैं अप डाउन स्ट्रेंज चार्म टॉप एंड बॉटम, पहले आप लिखें प्लस फिर माइनस माइनस फिर प्लस प्लस फिर लास्ट में माइनस। अब जहां आपने प्लस लिखा है, जहां भी प्लस लिखा है वहां पे आप लिखो 2/3 ई, क्योंकि प्लस का चार्ज आपके पास। माइनस की जगह पे आप लिखें 1/3 ई, ये भी 1/3 ई, ठीक है। फिर प्लस की जगह पे 2/3 ई, इसी तरह से 2/3 ई और ये 1/3 ई। ये लिखने का तरीका है कि जहां पे भी आप प्लस लिख रहे हैं वहां पे आप 2/3 ई यूज करें, जहां जहां आप माइनस यूज करेंगे तो वहां पे आपके पास 1/3 ई आएगा। इसको आप इस सीक्वेंस, मतलब प्लस का माइनस ही, जहां पे प्लस है प्लस का मतलब ही आपके पास है 2/3 ई, जहां पे माइनस है माइनस का मतलब ही आपके पास जो है वो 1/3 ई है। ये चीजें आपने याद रखनी है। अगर आपको ये टेबल आता है, ये क्वार्क का टेबल है, लास्ट में आप यहां पे एंटी क्वार्क के लिए भी ये टेबल लिख सकते हैं। सेम इसी तरह से जहां पे आपके पास प्लस आ रहा है वहां पे आप माइनस कर देंगे, जहां पे माइनस है वहां पे प्लस कर देंगे। देखिए एंटी क्वार्क के सिंबल क्या होते हैं, अप के लिए आप यू के ऊपर ऐसे निशान लगा लें, डाउन के लिए आप डी के ऊपर निशान लगा लें, स्ट्रेंज के लिए एस के ऊपर निशान, सी चार्म के लिए सी के ऊपर निशान, टॉप के लिए टी के ऊपर निशान, बॉटम के लिए बी के ऊपर निशान। जो काम आपने क्वार्क में किया है, जहां जहां प्लस है वहां वहां माइनस लगा देंगे तो डेफिनेटली वो आपके पास एंटी क्वार्क का चार्ज बन जाएगा। जैसे बुक में उसने एक लाइन लिखी हुई है, एक मैं यहां पे एक एमसीक्यू से डिस्कस करता हूं कि 2 अप क्वार्क एंड 1 डाउन क्वार्क मेक। अब ये खुद सोचें, आपको अगर ये टेबल आता है आप इजीली देख सकते हैं, वो कह रहे हैं 2 अप क्वार्क और 1 डाउन क्वार्क, ये क्या बनाएंगे। तो ऐड कर लो, सॉल्व किस तरह से करना है मैं यहां पे इसको सॉल्व कर रहा हूं। देखिएगा जरा आप लोग कि अगर वो कह रहा है 2 अप क्वार्क एंड 1 डाउन क्वार्क, तो इसका मतलब 2 अप है मींस के u प्लस यू एंड 1 डाउन। सॉल्व कर लो, आपका चार्ज कितना आपके पास 2/3 ई, ये आपका चार्ज है। इसका मतलब ये आप लिखोगे 2/3 ई प्लस 2/3 ई माइनस 1/3 ई, क्योंकि 2 अप क्वार्क और 1 डाउन क्वार्क, वो पूछ भी यही रहा है, बुक की लाइन है वैसे कि 2 अप क्वार्क एंड 1 डाउन क्वार्क मेक अ प्रोटॉन। अब देखिए यहाँ पे आप 3 एलसीएम ले लें, ये आपके पास होगा 2e प्लस 2e माइनस ई, तो 4e माइनस ई डिवाइडेड बाई 3, तो ये आ जाएगा 3e/3, ये से कैंसिल आउट हो जाएगा, आंसर आ जाएगा प्लस ई। प्लस ई का मतलब आपके पास क्या है, यहाँ पे प्लस किस, सिंपल प्लस चार्ज किसका आता है, प्रोटॉन का। तो ये लाजमी आपने टेबल याद रखना है।
इस टेबल को यूज करते हुए आप हर तरह के एमसीक्यू सॉल्व कर सकते हैं। वो आपको कहता है 2 अप क्वाक एंड 1 डाउन क्वाक, 2 डाउन क्वाक एंड 1 अप क्वाक, अगर वो इस तरह पूछे, आपको ये टेबल आता होगा तो आप हर तरह का एमसीक्यू सॉल्व कर सकेंगे। शॉर्टकट यही है, लास्ट में मैं दोबारा बता रहा हूं कि तरतीब पहले ये याद रख लो, अप डाउन, स्ट्रेंथ चार्म, टॉप एंड बॉटम। किस तरह जब आप सीक्वेंस में लिख लोगे, फिर आप लिखो प्लस माइनस माइनस प्लस प्लस और लास्ट में क्या आ जाएगा माइनस। जहां जहां प्लस है वहां पे 4 लिख देना 2/3e, जहां जहां माइनस है वहां पे 4 लिख देना 1/3e। इस तरह ये टेबल आपको याद रहेगा। हम लोग पढ़ाते हुए भी, क्योंकि हमें काफ़ी टाइम ड्यूरेशन हो गया, समटाइम हम भी इसको जो है ना इस तरह के सीक्वेंस भूल जाते हैं, तो ये चीज़ें कुछ रट्टे वाली होती हैं जो आपने याद रखनी होती हैं। तो ये मैंने आपको सॉल्व करके दिखाया कि 2 अप क्वाक एंड 1 डाउन क्वाक मेक अ प्रोटॉन। तो बेटा ये आज का लास्ट चैप्टर था जो हम लोगों ने डिस्कस किया, और उम्मीद यही करता हूँ कि आप लोग इसको बहुत अच्छी तरह से तैयार करेंगे। जो इसमें थ्योरेटिकल टॉपिक जैसे हमने फिशन या फ्यून को डिस्कस नहीं किया, जस्ट उसको एक दफ़ा आप पढ़ लीजिएगा, और जो सारी कैलकुलेशन थी, जैसे आप मैथ इफेक्ट वाला टॉपिक देख लें, मैथ स्पेक्ट्रोग्राफ देख लें, आप हाफ लाइफ देख लें, न्यूक्लियर ट्रांसमुटेशन देख लें, लास्ट में ये जो एब्जॉर्बर्स वगैरह थी, मैंने आपको एक एक चीज़ करवा दी। अपना ख्याल रखिएगा, खुश रहिएगा, अल्लाह हाफिज़।